बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे यहाँ से। मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत। जब भी हम किसी का इतिहास पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो मूल इतिहास है वो कहाँ मिलता है। नंबर 1, बाबरनामा। यह मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है, जिसकी रचना स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी या वाकयात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि बाबरनामा की रचना किसने की थी? स्वयं बाबर ने की थी। और किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में की थी। और बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी या वाकयात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बानो बेगम ने तुर्की भाषा में की थी। नंबर 3, तारीख ए शेर शाही। इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश पर अब्बास खां सरबानी ने फारसी भाषा में की थी। इस ग्रंथ में शेर शाह के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आपको ये तीनों ग्रंथ याद रखने हैं, अभी मैं आगे और चर्चा करने वाला हूँ। नंबर 4, अकबरनामा। इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने फारसी भाषा में की थी। नंबर 5, तुजुक ए जहांगीरी। यह जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे स्वयं जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा था। नंबर 5, पादशाहनामा। देखिए पादशाहनामा, हालांकि मेरे पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर बादशाहनामा नहीं है, बादशाहनामा है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो वास्तविक जो शब्द है वो पादशाह है, ना कि बादशाह है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो पादशाहनामा ही ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना शाहजहां के शासनकाल में हुई थी और किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि मोहम्मद अमीर काज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने की थी। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं, इनमें आपको मुगल शासकों का इतिहास मिल जाएगा। तो इसीलिए इन 5 को बहुत अच्छे से याद रखें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो थे मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत। अब बात करते हैं बाबर के इतिहास पे। तो बाबर के इतिहास की शुरुआत यहाँ से करेंगे। बाबर का जन्म 14 या 23 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 14 फरवरी या 23 फरवरी, लेकिन 14 फरवरी ज्यादातर जो बुकें हैं उनमें बताया गया है, लेकिन कुछ बुकों में 23 फरवरी भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों तारीखों को लिख दिया है। कहाँ हुआ था? फरगाना में हुआ था। फरगाना घाटी ये कहाँ है? आधुनिक उज्बेकिस्तान में है, तो वहीं पे हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर का वास्तविक नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एग्जाम में एक बार पूछा गया था, प्रतियोगी परीक्षाओं में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर की बेगमों के नाम। देखिए यहाँ पर जब भी हम अपना इतिहास पढ़ते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसमें 3 या 4 बेगमों के नाम दिए होते हैं, लेकिन बाबर की 3 या 4 बेगमों से ज्यादा भी बेगमें थी। इसका उल्लेख आपको बाबरनामा में मिल जाएगा। तो नंबर 1 सालिहा सुल्तान बेगम, नंबर 2 मासूमा बेगम, नंबर 3 आयशा सुल्तान बेगम, नंबर 4 जैनब सुल्तान बेगम, नंबर 5 माहम बेगम और नंबर 6 बीबी मुबारका। तो मैंने यहाँ पर 6 बेगमों के नाम लिखे हैं। इनमें से आपको एक नाम याद रखना है, माहम बेगम का, क्योंकि माहम बेगम से ही हुमायूं का जन्म हुआ था, जो बाबर का उत्तराधिकारी बना था। तो इसीलिए आपको माहम बेगम को यहाँ पे याद रखना है। बाबर के पुत्र। अब थोड़ी पुत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो पुत्रों के बारे में भी 3-4 ही नाम लिखे होते हैं, इसके आगे नहीं लिखे होते हैं। तो नंबर 1 हुमायूं, नंबर 2 हिंदाल मिर्जा, नंबर 3 अस्करी मिर्जा, नंबर 4 कामरान मिर्जा, नंबर 5
शाहरुख मिर्जा, नंबर 6 बरवल मिर्जा, नंबर 7 अलवर मिर्जा, नंबर 8 फारूक मिर्जा और नंबर 9 अहमद मिर्जा। तो ये सभी किसके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। तो इनमें से आपको केवल एक ही नाम याद रखना है, वो है हुमायूं का, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं ही शासक बना था, तो इसीलिए हुमायूं का नाम आपको याद रखना है। हालांकि इनकी भी चर्चा होती है, जैसे हिंदाल की होती है, अस्करी की होती है, कामरान की भी होती है, लेकिन इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं बाबर की पुत्रियों पर। नंबर 1 गुलबदन बानो बेगम, माहम अंगा, गुलरुख बेगम, एहसन दौलत बेगम, फक्र उन्निसा, गुलजार बेगम, गुलरंग बेगम, मेहर बेगम। तो ये सारी बाबर की पुत्रियां थी। इनमें से आपको एक नाम याद रखना है गुलबदन बानो बेगम का, क्योंकि गुलबदन बानो बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी, तो इसीलिए ये नाम आपको याद रखना है। बाबर ने बादशाह और कलंदर की उपाधियां धारण की थी तथा बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बाबर को माना जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? तो बाबर ने धारण की थी। बादशाह का क्या मतलब होता है? देखिए, बादशाह का मतलब होता है शाहों का शाह, लेकिन बादशाह की जगह इतिहासकारों ने बादशाह लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। कलंदर, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कलंदर का मतलब होता है संत व्यक्ति। हालांकि बाबर कोई संत नहीं था, लेकिन यहाँ पे उपाधि प्राप्त हुई थी। बाबर ने 8 जून 1494 ईस्वी को फरगाना आधुनिक उज्बेकिस्तान में है, तो वहां का शासक बना था। कब? 8 जून 1494 ईस्वी को बना था। बाबर ने तुलुगमा नीति उज्बेकों से और तोफखाने एवं बंदूक का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो तुलगमा जो नीति थी बाबर की, वो किससे सीखी थी? बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। तोपखाने का प्रयोग, बंदूक का प्रयोग, ये ईरानियों से सीखा था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि तुलगमा नीति क्या होती है। देखिए, तुलगमा नीति, इसकी चर्चा इतिहास में बहुत होती है। इसका मतलब है कि जब दो सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, तो जो सेना तुलगमा नीति का अनुसरण करती है, तो उसे क्या किया जाता है कि 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक सेना सामने से आक्रमण करती है, एक लेफ्ट से, एक राइट से और एक पीछे से। तो चारों तरफ से दुश्मन सेना को घेर लिया जाता है, और इसी नीति को कहा जाता है तुलगमा नीति। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने अब्राहम लोदी वाले वीडियो में की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो। अब्राहम लोदी ने क्या किया कि अपने पिता सिकंदर लोदी के द्वारा जो नियुक्त सरदार थे, उनके प्रति निरंकुश रवैया अपनाना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ कि जो सरदार थे उनमें खलबली मच गई, और इसी का नतीजा ये हुआ कि बिहार में दरिया खान रूहानी और खान ए जहां ने विद्रोह कर दिया था। हालांकि इब्राहिम लोदी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन दरिया खान रूहानी की जल्दी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था बहादुर खां, वो बिहार का सूबेदार बना, लेकिन उसने सूबेदार न बन के स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। इससे क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी को बहुत बुरा लगा। उसने क्या किया कि उसे दंडित करने के लिए पंजाब से एक सूबेदार को बुलाया, जिसका नाम था दौलत खां लोधी। लेकिन दौलत खां लोधी संकालू बस था पहले ही। उसने क्या किया कि अपने पुत्र दिलावर खां को एक छोटी सेना के साथ भेज दिया। इब्राहिम लोधी दिलावर खां लोधी को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने दौलत खां लोधी को भी दंडित करने का फैसला किया। उधर दौलत खां लोधी ने क्या किया कि इब्राहिम लोधी की शक्ति को तोड़ने के लिए काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उससे पहले किसने आमंत्रित किया था? राणा सांगा ने, जो कि मेवाड़ के राजा थे। लेकिन राणा सांगा के आमंत्रण पर बाबर भारत आया नहीं था। दूसरा, जब उसे निमंत्रण मिला दौलत खां लोधी का, तब भी वो नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी और उसके चाचा आलम खां लोधी के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि आलम खां जो लोधी था वो सिकंदर लोधी का भाई था और अपने आप को वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। इससे दोनों के मध्य
मतभेद रहता था। अंत में उसने क्या किया कि आलम खां लोधी ने बाबर को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तब बाबर ने सोचा कि इतने आमंत्रण आ रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है, वहां पे हमें जाना चाहिए। तब लास्ट में जो आमंत्रण दिया गया था आलम खां लोधी के द्वारा, और आलम खां लोधी कौन था? इब्राहिम लोधी का चाचा। तब बाबर ने सोचा था कि मुझे भारत पे आक्रमण करना चाहिए, और सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो किया था बाबर ने 1519 ईस्वी में किया था। बाजौर और भेरा के यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया था, और इसी युद्ध में सबसे पहले तोपों और बंदूकों का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। 1519 के बाद बाबर ने 1524 में फिर से आक्रमण किया, और ये आक्रमण लाहौर के विरुद्ध था। लाहौर में उसकी जीत हुई, और उस जीत को हासिल करने के बाद बाबर फिर से काबुल चला गया था। और 1524 से 1525 के मध्य में बाबर ने युद्ध नीति का खूब प्रशिक्षण लिया। इसके बाद नवंबर 1525 में बाबर ने काबुल से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। 12 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना पानीपत के मैदान में पहुंच गई, और उसके साथ में दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी की सेना भी साथ में थी। बाबर के प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, क्योंकि बाबर ने तुलगमा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तुलगमा नीति के बारे में आपको बता चुका हूं, और तोपखाने के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये किससे सीखा था? ईरानियों से सीखा था बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह की मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो गई थी। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी राजा की मृत्यु युद्ध स्थल में ही हुई थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। यहाँ पर 16 मार्च लिखा है, किसी बुक में 17 मार्च लिखा है, तो 16 या 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, और ये खानवा कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है ये। खानवा युद्ध के दौरान ही बाबर ने जिहाद का नारा देकर सभी सैनिकों को कुरान पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि जब तक जान रहेगी तब तक युद्ध लड़ते रहेंगे। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अंत में बाबर ने सभी राजपूत सैनिकों के सिरों को इकट्ठा करवाया और गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद बाबर ने काबुल की जगह दिल्ली को शक्ति का केंद्र बनाया था। तो ये खानवा का जो युद्ध है ये बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाबर को ये डर था कहीं राणा सांगा से हम हार ना जाएं, इसीलिए उसने अपने सभी सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था। देखिए जिहाद क्या होता है, हालांकि इस शब्द का आपको अलग अलग मतलब मिलेगा अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, और राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा इसका जो मतलब है वो अलग है, लेकिन वास्तविक जो मतलब है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जिहाद किस भाषा का शब्द है। देखिए जिहाद अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है कि जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उन्हें मुस्लिम बनाना, या फिर उन पे शासन करना, या फिर उनको बुरी तरह पराजित करना। तो ये यहाँ पे ये आपको याद रखना है इसको। हालांकि इसका जो मतलब है वो आपको कई किताबों में अलग अलग मिलेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जिहाद का मतलब धर्म होता है, लेकिन जिहाद का मतलब धर्म नहीं होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, और इसी युद्ध में मेदिनी राय की मृत्यु भी हो गई थी। मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों को हुमायूं और कामरान को सौंप दिया गया था। घाघरा का युद्ध 5 या 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगान शासकों के मध्य में हुआ था। ये भारत का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। बाबर संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने स्वयं बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, और बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। तो यहाँ पर मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। तो ये मुबैयान पद्य शैली क्या है?
देखिए, इसके बारे में इतिहासकारों ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है और आपको किसी भी इतिहास की किताब में इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी भी नहीं। हालांकि इसका जो मतलब होता है वो होता है कि एक विशेष प्रकार की लेखन शैली, जिसमें कुछ तथ्य जो होते हैं वो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, उसी को कहा जाता है मुवैयान पद शैली। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया था, किंतु बाद में बाबर के द्वारा चुने हुए स्थान काबुल में उसे दफनाया गया था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य में था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो ये तो था बाबर का इतिहास। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अधूरा रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, तो उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा।